चाइना की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे कंपनीज के सीईओज को लेकर चाइना पहुंचे हुए हैं और एक अच्छा खासा बड़ा डेलीगेशन गया है। कहा जा रहा है कि अब चाइना अकेला सुपर पावर है। जो अमेरिकन सपोर्टर्स हैं वो उसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये ट्रंप का एक बड़ा सरेंडर है। ये देखिए डेली ईरान न्यूज क्या लिख रहा है, चाइना इज द सुपर पावर, नो वन हैज एवर सीन ट्रंप बिहेव लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ अ वर्ल्ड लीडर बिफोर। बिल्कुल जैसे क्लास में जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड बच्चे होते हैं क्लासरूम में, जिनको मास्टर जी अगर कह देते हैं कि उठ जाओ तो उठ गए, बैठ जाओ तो बैठ गए, उस तरीके की बॉडी लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही थी। और इस वजह से सोशल मीडिया पर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना एक सुपर पावर बन गया है और ये क्या ट्रंप का एक मेजर सरेंडर है। अब आपको याद होगा कि मोदी जी ने किस तरीके से चाइना की बहुत सारी कंपनीज थी उनके लिए दरवाजे भी बंद कर दिए थे, उस पर तो बाद में आएंगे। लेकिन ये जो नया जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स उभर रहा है ट्रंप और चाइना के साथ आने के बाद, और क्या चाइना वाकई में अब एक सुपर पावर है जहां पर ट्रंप मजबूरी वश उनको अब चाइना के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, शी जिनपिंग को बड़ा बताना पड़ेगा, मागा का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का क्या होगा। क्या वो अब अमेरिका और चीन के बीच में पिस जाएंगे? किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भारत के लिए चेंज होगी? अब देखिए ट्रंप का चेहरा ही जो दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखता है कि यहाँ हम्बल्ड हैं ये उनके चेहरे पे जो मजबूरी है बैकग्राउंड में वो दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जैसे कि ये एक तस्वीर है जिसमें शी जिनपिंग सारे यूएस के ऑफिशियल से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में जितने यूएस के अधिकारी हैं वो शी जिनपिंग से इतने डर रहे हैं? ये लिखा है कि इट सीम्स ऑल टॉप यूएस ऑफिशियल्स are scared of Xi and very nervous in his presence. Just observe the US Secretary of Defense. He's literally sweating. देखिए चाइना इतना बड़ा महान इकोनॉमिक पावर बन के उभरा है कि अब अमेरिका को मजबूर कर रहा है। अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर मजबूर हैं कि किसी भी तरह हम चीन को अंडरमाइन नहीं कर सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते और उसको डिफीट नहीं कर सकते। वो बहुत दूर की बात है। एक जो सवाल है कि आज जब ट्रंप और शी जिनपिंग की पूरी एक बिजनेस समिट हो रही है, वहीं भारत में जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं आज वो मिल रहे हैं। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची वो आए हुए हैं। आज भारत के लिहाज से इसको किस तरह से देखा जाए? ईरान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ नई दिल्ली में है और डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग चाइना में चल रही है। इसके क्या मायने हैं और भारत के लिए किस तरीके से इक्वेशंस बदलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? और क्या ये कहना सही होगा कि मोदी जी अब बहुत बुरा पिस गए हैं चीन और अमेरिका के बीच में? अब वो किसके सामने ज्यादा सिर झुकाएंगे ये नहीं पता। इजराइल को तो छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। जी देखिए, ब्रिक्स की ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें चीन के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि चीन को पता है कि भारत जो है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ मिला हुआ है और ईरान जो ब्रिक्स का मेंबर है उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसका खंडन नहीं किया। कहा जा रहा है, ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना में है, इस वजह से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर नई दिल्ली नहीं आए। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि वो इतना महत्वपूर्ण रोल वहाँ अदा करते हैं। वो शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट है और दूसरे लीडर्स काफी हैं वहाँ। अगर चीन समझता था कि ये दिल्ली की मीटिंग महत्वपूर्ण है जिसमें अमेरिका के ऊपर नुक्ताचीनी की जाएगी और वो जो हमला किया है ब्रिक्स के मेंबर पे का खंडन किया जाएगा, तो जरूर भेजते वो। और भारत चीन के रिश्ते भी काफी मजबूत होते हैं और रूस भी खुश होता और ब्राजील और साउथ अफ्रीका और दूसरे भी देश इंडिया से खुश होते हैं। लेकिन हमने वो मौका खो दिया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के जो ऑलमोस्ट चुपचाप रहते हैं, जो भी क्रिटिसिज्म आता है तो उसको भी कुछ खास महत्व नहीं दे रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है चीन इस पे शामिल नहीं हुआ है और भारत इन दोनों के बीच में पिसा जा रहा है। अब आगे चल के देखिए ये जो G2 है ये डिसाइड करे कि दुनिया का
नक्शा और इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर और डिप्लोमेटिक आप पावर जब G2 किस कह तरह रहे से हैं, चले। आप जब G2 कहते हैं प्रोफेसर पाशा, तो G2 से आपका मतलब है कि अमेरिका और चाइना, जी दे विल फॉर्म G2। जी, क्योंकि जो ये दो बड़ी महाशक्तियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर, चाहे हम कितना भी क्रिटिसिज्म करें, अमेरिका की इकोनॉमी 25 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और चीन की उसके बाद है तकरीबन 18-20 के तरफ जा रही है। तो ये दोनों मुल्क जो है आगे चल के अब पता चल गया है कि अमेरिका को चीन से बातचीत करना होगा, कॉन्फिडेंस में लेना होगा। जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज थी वो सब खत्म हो गई टैरिफ के बाद। तो अब अमेरिका और चीन भी चाहता है कि अच्छे से अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से हो, क्योंकि अमेरिका बड़ा मार्केट है चीन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये G2 काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी आगे चल के, जिसमें हमको भी कुछ रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हट गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। और ये दोनों देश जो है जो भी डिसाइड करते हैं ईरान के बारे में या दूसरे ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में, वो काफी महत्वपूर्ण और इम्पैक्टफुल होता है इंडिया के लिए। अमेरिका नहीं, चाइना नया सुपर पावर बन रहा है। भारत के लिहाज से और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से जिस तरीके की विदेश नीति उन्होंने रखी है, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से डायनामिक्स भारत के लिए बदल सकते हैं? भारत की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी अगर ये G2 जिसका जिक्र अभी पाशा सर कर रहे थे, तो मोदी जी की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे मोदी जी के लिए? ये G2 उभर के आ गया, इसमें और कोई मुल्क में किसी और मुल्क की जगह नहीं है और खासकर हिंदुस्तान तो पूरी तरीके से पिछड़ गया है, इतना डिमिनिश हो गया कि चर्चा में भी नहीं। अगर चाहते तो वो ब्रिक्स को जो बातचीत हो रही है उसको एक नया रूप देते, परंतु उन्होंने पहले से ही सबको बता दिया है कि वो किस तरीके की सोच है उनकी और क्या कर रहे हैं वो। और हिंदुस्तान की तो अहमियत भी नहीं है, जो कि एक ज़माने में एक स्विंग पावर के रूप में देखा जाता था अगर कुछ करता, परंतु उसकी अहमियत भी काफ़ी हद तक गिर जाएगी। अगर वो चाहता तो काफ़ी चीज़ें कर सकता था, अगर एक है ना इंडिपेंडेंट ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे अगर इंडिपेंडेंट पोजीशन लेता, ना कि ऐसी कि जिसमें इजराइल और अमेरिका के पिट्ठू बन के उभर हैं, तो कुछ ना कुछ हासिल कर लेता। परंतु उसने ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं लाई। वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से वो अमेरिका के राइट साइड पर रहे और अमेरिका से ही उसको कुछ फ़ायदा होने की गुंजाइश है। परंतु वो भूल गया कि चीन अमेरिका के कहीं ज़्यादा करीब रहा है बहुत सालों से। ये नहीं कि अब की बात है, उसने हर चीज़ मिसरीड करी है चीन और अमेरिका के संबंध के बारे में। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आपको नजर आ रही है? क्या मोदी जी इन तीनों धड़ों के बीच कहाँ फिट होते हैं? ये तो समझ में आया जाए कि अब मोदी जी कौन सी चाल ऐसी चलेंगे, क्योंकि अभी तक उनकी विदेश नीति जिस तरीके से रही है कि या तो हम अमेरिका की गोद में बैठेंगे या इजराइल की गोद में बैठेंगे, किसी तीसरे देश को अब देखना नहीं है। और बहुत अच्छे संबंध ऐसा नहीं था कि चाइना के साथ भी थे, लेकिन हाँ, चाइना के आगे बोलती बंद रहती थी। अब क्या होगा? अब क्या चाइना की गोद में भी मोदी जी बैठेंगे? अमेरिका की गोद में बैठे, फिर उसके बाद इजराइल की गोद में बैठे और अब चीन के गोद में भी मोदी जी जाके बैठेंगे। गलवान, अरुणाचल और इन सब की घटनाएं होने के बाद और जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद की, उसके बावजूद सब कुछ पता होते हुए भी मोदी जी SCO की मीटिंग में गए थे। तो तभी पता चल गया था कि उनका रुख क्या है, वो तो ऑलरेडी सरेंडर्ड हैं। तो मोदी जी की तो उसके सामने क्या औकात है। देखिए, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि दो महाशक्तियां मिल रही है और वो ऐसे है महाशक्तियां कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, म्यूचुअल डिपेंडेंस। पहले तो ये होता था कि तू मेरा नहीं तो मैं तेरा नहीं, चाहे कुछ, मतलब इतनी डिपेंडेंस नहीं थी। और आज देखिए आप कि डिपेंडेंस है, इधर भी है डिपेंडेंस और उधर भी है। तो ये चीज एक नया डेवलपमेंट हुआ है, तो मोदी जी को तो सोचना पड़ेगा, जिसमें कि आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका चाइना से उसको खोल दिया है। उसकी भी आपके चैनल पे भी हमने एक चर्चा की थी इसके बारे में। और ये वही मोदी जी है जो गलवान के टाइम पे आज लोग इस चीज का वो दे रहे हैं, वो जो भक्तगण है सोशल मीडिया पे वो बता रहे हैं, अरे भाई मोदी जी ने जो बैन लगाया था वो तो गलवान की वजह से लगाया था। भाई आज कह रहे हो आप गलवान की वजह से लगाया था, मोदी जी तो कह रहे थे गलवान में कुछ हुआ ही नहीं है, कोई आया नहीं है, ना कोई घुस के आया है, ना कोई घुस के बैठा है, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने तो ऐसे डिसमिस कर दिया था कि ऐसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है। आज 4 साल बाद आप कह रहे हैं, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आप ये कह रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि ट्रंप का चाइना जाना पक्का था, डेट फिक्स थी, मुझे तो लगता है मोदी जी डर के मारे पहले ही भाग गए
यूरोप, उनको लगा कि कहीं ट्रम्प जो है चाइना में पड़ोस में आया हुआ है और पता चले कि चले मोदी जी से मिलता चलूं, क्योंकि ट्रम्प की ये आदत है। जब मोदी जी कनाडा में थे G7 के मीट में, तो ट्रम्प ने कहा था कि इधर से होते चले जाओ और आप चलो, वी विल हैव लंच टुगेदर, और मुनीर भी आया हुआ है। तो उनको लगा कि कहीं वही चीज ना दोहरा दे यार चाइना आके कि चलो मोदी तुमसे मिलता चलूं, और उतरते ही पहले बोले हाँ भाई सीज फायर किसने कराया था बोल। तो मोदी जी ने पहले ही यहाँ से, जिसको कहते हैं ना, कट गए, यहाँ से चले गए कि भैया ना यहाँ रहेंगे और ना ट्रम्प को कोई ये ऐसा मौका मिलेगा। अब देखिए, सारे जो आपने बताया, मेरे से पहले पाशा साहब और संजय कपूर बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि इक्वेशंस बदल गई हैं वर्ल्ड पावर्स की, और वर्ल्ड में पावर इक्वेशन जिसको कहते हैं ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसा एक नया बनने जा रहा है। मतलब आप देखिए ना, सब तरफ चाइना ही चाइना है। हमारे ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो चाइना, आपके ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, सॉरी ब्लू स्टार बोला मैंने, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, वहां तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हमारे इंजीनियर्स वहां बैठे हुए थे। और ईरान युद्ध में देखिए तो वहां चाइना की बात आ रही है। और एक मतलब आप इतने बड़े बड़े आपके जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको आप हरा रहे हैं, इट आपको वहां काम की जरूरत है, उनसे आपको गरज है। तो ये जो चीजें बदल रही है, तो मोदी जी की तो इसमें कोई नहीं। और मोदी जी तो क्योंकि इस टाइम तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं कि उनको यही नहीं पता है मुझे करना क्या है। और उस करना क्या में ये है कि भाई जिधर की तरफ बह रही है हवा उधर चले, जिधर सारा गांव जा रहा है उधर हम भी चलते हैं। अब क्योंकि वो ट्रम्प के मुरीद हैं और ट्रम्प जिधर ले जाएगा वो उधर चले जाएंगे। अब मोदी जी अपने इन्वेस्ट वो देखिए, और ऑलरेडी यूं तो नाम के लिए है कि वो उन्होंने जो गलवान के टाइम में मतलब एप्स बैन कर दी थी, उससे क्या नुकसान हुआ? उसके बावजूद हमारा जो ट्रेड है वो चलता रहा, और हमारा आप ये ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ। आप ही का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, आपने हमारे कार्यक्रम में बोला था कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर प्रॉब्लम भी डोनाल्ड ट्रंप सॉल्व करवा लेंगे। अब देखिए आरएसएस के दत्तक हुए होसबले ने क्या कहा है कि भाई पाकिस्तान से डायलॉग करना चाहिए, पाकिस्तान से डायलॉग होगा तो फिर ये कश्मीर की बात आएगी ही आएगी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी को बस डोनाल्ड ट्रंप जहां चाहेंगे वहीं पर वो हाथ दिए जाएंगे, जैसे गाय भैंस को हांका जाता है? आपने जो बात अभी कही है, मैं इसको फिर रीइंफोर्स करने के लिए और बोलती हूँ। मैं अभी रिसेंट 2 इवेंट्स हुए हमारे देश में। एक तो बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, उसके बारे में ट्रम्प कांग्रेचुलेट कर रहे हैं मोदी को। क्या मतलब है भाई, एक स्टेट का इलेक्शन है, उसमें ट्रम्प के कांग्रेचुलेट करने का कोई मकसद नहीं बनता है। फिर असम की जो स्वेरिंग इन होती है उसमें इंडिया में जो एम्बेसडर है, हाँ, वो वहां जाते, कोई कोई मतलब ही नहीं है वहां जाने का, सेंस ही नहीं है उनके वहां जाने की, लेकिन उसके बावजूद भी जाते हैं। तो अगर इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस और इतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट अंदर घुसने का है, तो वो कश्मीर समस्या में देर सवेर घुसने वाले हैं। क्योंकि ये जो आपके हौसबोले साहब जो बोल रहे हैं और जो ये हडसन इंस्टीट्यूट में जो बोल के आए हैं, वो बताता है कि वो जो इनका हार्डलाइनर जो स्टैंड था अपना पाकिस्तान के लिए, उसको ट्रम्प के दबाव में या अमेरिका के दबाव में डाइल्यूट करना पड़ रहा है। हमें तो यही लगता है, क्योंकि इनकी विदेश नीति हमेशा से इंटरनल पॉलिटिक्स जो अपनी हिंदुत्व की राजनीति से गाइडेड होती है, अगर वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो इसका मतलब कोई दबाव है बाहर से। और दबाव किसका हो सकता है? ट्रम्प का हो सकता है, और किसका हो सकता है? तो इजराइल ट्रम्प और ये सारी चीजें हैं, और उसमें एप्स्टीन फाइल है, उसमें अडानी का मसला है, उसमें टैरिफ्स का मसला है। मोदी जी की तो कहते हैं ना पूंछ हर तरफ से दबी हुई है। उनको तो जहां ट्रम्प कह देगा भगा देगा, उनको वहां भागना पड़ेगा। तो अब तो जो अभी ब्रिक्स का ही है, आपके इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ब्रिक्स के आप चेयर हैं, आपके यहाँ पूरी दुनिया के जो ब्रिक्स के लोग जो हैं मेंबर्स, उनके विदेश मंत्री आए हुए हैं। प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है उसमें, बट ही शुड बी देयर। कोई ऐसी इमरजेंसी तो है नहीं कि भाई बहुत इमरजेंसी है, विदेश का टूर जाना इसलिए जरूरी है। रुक सकते थे यहाँ पे, उनको रुकना भी चाहिए था। और जो क्राइसिस अभी जो सारा चल रहा है और उसके बाद जो उपदेश देके गए, उस वजह से भी रुकना चाहिए था। बहुत सारी वजह थी जो उनको अपने कंट्री में होना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन वो भाग गए, वो ट्रम्प से बच के भागे। आई एम टेलिंग यू कि ये बेवजह यहाँ के नॉक ना कर दे कि नॉक 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 आई एम हियर, तो क्या करूंगा, दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। तो अब ये जो मोदी जी जो हैं, वो जो कहते हैं ना हर फील्ड हर मोर्चे के ऊपर उन्होंने अब वो नीचा देख रहे हैं। अब पता नहीं वो उसके बावजूद भी इतना धड़ल्ले से इतनी बड़ी बड़ी बातें, उनके लोग, उनके जो आईटी आर्मी है, उनके मंत्री। हाँ, ये जरूर है कि आजकल आपने देखा होगा कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत कम हो गई हैं। नहीं तो बात बात पे संबित पात्रा
और बात बात पे रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेके आते थे, वो अब नहीं हो रही है। इट मीन्स कुछ अंदर आत्ममंथन कुछ चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। और जिस तरीके से देखिए, जो आपने आरएसएस का जिक्र किया, तो आरएसएस जो बोल रहा है वो आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कल वो भाजपा की पॉलिसी होगी। और वो मतलब आप ये देखिए, आरएसएस विदेश नीति के मामलों में बोल रहा है, विदेश नीति के मामलों में वहां जाके बोल रहे हैं वो लोग, और वैसे कहते हैं कि हमारा तो कोई काम नहीं, हम तो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, हमारा तो कोई गवर्नेंस से या इसमें रूल करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बोल किन चीजों पे रहे हैं? विदेश नीति के मसलों पे वो बोल रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि कुछ इनकी गर्दन मरोड़ी गई है कि ये क्या आपने हिंदू मुसलमान लगा रखा है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो ट्रम्प है वो प्रो मुस्लिम है, वो है एंटी मुस्लिम, लेकिन उनका जो है एंटी मुस्लिम जो उनका स्टांस है, उसको इम्प्लीमेंट करने के उनके बड़े सटल से तरीके हैं। हमारी तरह नहीं कि आप लिंचिंग करने पहुंच गए, बुलडोजर चला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब इतना ज्यादा रूड क्रॉस तरीके से आप उनको हैंडल कर रहे हैं अपने मसले को कि सारी दुनिया को पता है। तो अब ऐसा लगता है कि शायद वो दिन देखने लायक होगा नीलू जी। उस दिन तो हमको 2-2.5 घंटे का शो करना पड़ेगा, जिस दिन पाकिस्तान के साथ मोदी जी वार्ता करेंगे। अमेरिका की स्कीम ऑफ थिंग्स में इस समय पाकिस्तान भी बहुत सेंट्रल पोजीशन में है। उसी तरीके से क्या अब पाकिस्तान के प्रति भी हम अपना स्टैंड को सॉफ्टन करेंगे और जो अमेरिका जैसा चाहता है फिर हम वैसा करने लगेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मोदी क्या करेंगे, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति ना पाकिस्तान की तरफ नफरत, पाकिस्तान के खिलाफत में से खड़ी हुई है। उन्होंने जितने भी हिंदू मुस्लिम में जो कलह पेश बढ़ाई है और जितनी भी राजनीति में उनको फ़ायदा हुआ है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फ़ायदा हुआ है, वो सब है ना स्क्वांडर हो जाएगी अगर ना चीन के पाकिस्तान के साथ नए रिश्ते इन्होंने कायम करे फिर से। तो इनको कई दफ़ा सोचना पड़ेगा, परंतु दबाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, चीन की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी कि रिश्ते बनाएं। परंतु अगर आप है ना सोशल मीडिया देखें या कहीं पे भी देखें, इस समय रोज़ के हिसाब से इनके जितने भक्त लोग हैं वो यही कहते हैं कि 10 दिन में लड़ाई चालू हो जाएगी, 15 दिन में लड़ाई चालू हो जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर। तो एक वो लड़ाई का जो नैरेटिव है उन्होंने अभी ज़िंदा रखा है, और ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने अभी ज़िंदा रखा है, ये नहीं कहा कि उसको ख़त्म हो गया है। तो ये अपने आप में परेशानी वाली बातें हैं, परंतु इनके हाथ से काफ़ी हद तक इनिशिएटिव निकल गया। जैसे कि मीनू जी कह रही थी कि जब है ना फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी यहाँ पर ब्रिक्स की, तो जाने का क्या मकसद था इनका, क्यों गए विदेश में, इनको जाने से फ़ायदा क्या मिला क्या नहीं मिला? इनको यहाँ रहना चाहिए था, यहाँ पर आरामची से बात करनी चाहिए थी कोई और। सबसे बड़ी समस्या है कि ये कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। अगर स्टैंड लेंगे तो उनको लगता है कि नुकसान हो जाएगा, और सबसे बड़ा स्टैंड तो ये है कि दस्तक दे दी अगर चीन से उन्होंने, जैसे कि मीनू जी कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं आ रहा हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पैचअप करा के कम से कम नोबेल प्राइज़ की कुछ ना गुंजाइश दिखाई पड़े उन्हें, कुछ ऐसी कुछ बात होगी तो उनको परेशानी होगी इस बात से। मैंने पहले भी कहा था कि पहले ही बदल चुके हैं वो अपनी, मतलब सबको पता था कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान का मदद किया है, और वही वजह रही कि भारत ने मुँह की खाई ऑपरेशन सिंदूर में। और जो चीज़ें अब परत दर परत खुल के आ रही हैं, तो आपने देखा भी होगा इस बार ऑपरेशन सिंदूर की जो बरसी थी, जिस तरीके से मोदी जी की रगों में सिंदूर बह रहा था, वो खत्म हो गया। सब बिल्कुल ऐसा लैकलस्टर, कुछ यही नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी। अदरवाइज तो मोदी जी ढोल लगाड़े के साथ पूरे भारत को मतलब दिन भर परेशान करके रखते कि आज ऑपरेशन सिंदूर की बरसी है, क्योंकि वहां जो हुआ उसका जवाब आज तक नहीं है कि कितने जहाज गिरे थे, कौन से जहाज गिरे थे। जबकि बाहर से डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बार कहते रहे, और एजेंसीज जो फॉरेन की जो एजेंसीज हैं वो भी उन्होंने भी बहुत बार कहा, लेकिन मोदी जी ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। ये करते नहीं है, ये क्या करते हैं, एक्नॉलेज ना करो तो फॉर द टाइम बीइंग आपने उसको मैटर को सबसाइड कर दिया। जैसे कि गलवान का एक्नॉलेज नहीं किया कि कोई घुसा है, कोई नहीं घुस के बैठा है, उस टाइम तो सबसाइड हो गया वो मैटर। सबने कहा लो कोई घुसा ही नहीं, जब प्रधानमंत्री कह रहे हो तो तुम काहे के लिए चिल्ला रहे हो। अब पता चल रहा है कि उसके बाद नेगोशिएशंस भी चलते रहे, और आज गलवान का ये दिया जा रहा है कि गलवान की वजह से हमने उसके ऊपर चाइनीज एप्स के ऊपर बैन लगाया था। तो वो क्या होता है कि मोदी जी ये इस तरीके की जो बातें करते हैं वो इनके डोमेस्टिक में तो चल जाती है। अपनी पब्लिक जो है बिल्कुल उन्होंने अपने दिमाग को गिरवी रख रखा है अधिकतर पब्लिक ने। तो लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं चलता, और उसमें बाहर की दुनिया में क्योंकि ऐसा नहीं चलता तो इसलिए मोदी जी ने अपना एक स्पष्ट एक लाइन ले ली है। आपने देखा वो ईरान वॉर में तो बिल्कुल ही क्लियर आ गया कि मोदी जी किस
पाले में खड़े हैं। वो न केवल यूएस के पाले में खड़े हैं, वो यूएस के साथ इजराइल के पाले में खड़े हैं, यूएस प्लस इजराइल के पाले में वो खड़े हैं। और यही वजह है कि हम इतना जो आज इन्होंने जो इतने ऑस्टेरिटी मेजर्स वगैरह लगाए हैं, आपको लग रहा है कि चाइना भी वही है कि हम परेशानी में आए। मीनू जी, आपको लगता है कि चाइना मोदी जी से भी डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल, देखिए चाइना को तो पता है कि हमारा जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब हम चाइना को मिनिस्क्यूल सा कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सारा वहां से हमारा इंपोर्ट ही इंपोर्ट है, तो उसको पता है। और चाइना की नजर हमेशा से तिब्बत के ऊपर रही है। दलाई लामा यहाँ रहते हैं, वो उनकी आंख की किरकिरी है दलाई लामा का यहाँ रहना। उनकी गलवान के, लद्दाख के ऊपर, उनके अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में उन्होंने कॉलोनीज बना ली हैं अंदर घुस के, और कई जगहों के अभी सुना था हमने नाम भी बदल दिए हैं अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के उन्होंने अपने मैप्स में। और बार बार जो उनकी छेड़खानी चलती रहती है, तो वो बिल्कुल भी उन्होंने ये चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो बॉर्डर इश्यूज हैं और जो इंडिया को जो सलामी स्लाइसिंग की बात करते हैं कि धीरे धीरे काट काट के इंडिया का कुछ इलाका अपने साथ मिलाते रहो, तो वो उनका चल रहा है और चलता रहेगा धीरे धीरे। वो जल्दबाजी में ऐसे नहीं करते कि उन्होंने पहलगाम हुआ तो लेके पहुंच गए पूरा हवाई जहाज और अटैक कर दिया और फिर मुंह की खा के आए। वो ऐसे नहीं करते। अगर हुआ है तो तसल्ली से बैठे रहेंगे, मौका आने पे धीरे से आपका ऐसा कुछ करके चले जाएंगे। ये आपकी जो कहते हैं ना गर्दन रेत के, जिसको वो करके वो भाग जाते हैं, जिसको सलामी स्लाइसिंग कह रहे हो वो, तो उनका वो चलता रहेगा। वो देखिए इस टाइम और जो आज जो हम आपने जो सीन देखे हैं, यहाँ जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं चाइना में, उससे पता चल रहा है कि ट्रम्प ने बिल्कुल पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। अभी इसका बैक होम उसके यहाँ क्या इसका बैकलैश आएगा कोई जानता नहीं है। ट्रम्प तो बिल्कुल उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी इवन हारे थके कि बस मैं तो भाई आप ही के चरणों में हूँ, आप ही शरण में हो, आप ही शरणा हो मेरी। तो मोदी जी जो है इंडिया तो बिल्कुल अभी हम तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, तो हमारी तो और ज्यादा मजबूरी है। पूरी दुनिया को जिस वक्त आप देखिए ना, दुनिया जो है चाइना की तरफ देख रही है इस टाइम। और आपने इससे पहले देखा सारे वर्ल्ड लीडर जो भी नाटो के थे या जितने भी, वो सब एक एक करके शी जिनपिंग के दरबार में हाजिरी लगा के गए हैं। और देखिए मुकाबला करने की ताकत भी थी, इसलिए भी क्या कोई हमसे कहे कि तुम भी ऐसे कर लो, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा वीकनेसेस हैं जो कि हमें मजबूर करती है कि हम सरेंडर करके रखें। तो इसलिए ऐसा है, उसका बेहतर तरीका पता है क्या है? मोदी जी को ये जो विश्व गुरु बनना, वर्ल्ड लीडर बनना, ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के ये सपने अब हमेशा हमेशा के लिए एक तरफ रखें और अपने घर का वो देखें हालत, जो यहाँ पे ये इकोनॉमी अभी डब्बा गोल होने जा रहा है, उसकी चिंता करें। और ये विदेशों में घूमना दूसरे को दे, पब्लिक को नसीहत, और खुद घूम रहे हैं साहब विदेशों में।